हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बी इलेक्ट्रीफाइटर। ये हमारी सोलर एनर्जी एंड पीवी प्लांट डिजाइनिंग की फोर्थ क्लास है, जिसमें हम देखेंगे फोटोवोल्टिक के बारे में। फोटोवोल्टिक क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके कैसे इसका सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ था, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमारा ये है फोटोवोल्टिक। अब फोटोवोल्टिक का मतलब क्या होता है? फोटोवोल्टिक का मतलब होता है, जैसे फोटोन और वोल्टिक एक जर्मन वर्ड है, उसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि फोटो वोल्टेज का मतलब हुआ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फोटो वोल्टेज हमारा लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम फोटो वोल्टेज है। ठीक है। अब फोटो वोल्टेज जो इफेक्ट है, उसको फर्स्ट बार जो देखा गया था, ऑब्जर्व किया था और जिसने डिस्कवर किया था, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उनका नाम था एलेक्जेंडर एडमंड बेकरल। उन्होंने ये 1839 में डिस्कवर किया था, मतलब कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, जो सोलर सेल डेवलप किया था, वो बेल लैब्स ने 1950 में किया था। उससे पहले इसको डेवलप नहीं किया था, वो खाली उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था साइंटिस्ट ने। लेकिन बेल लैब जो है, जिसको अभी हम अगर जो प्रेजेंट में जिसको AT&T लैब नाम से है, ये इसका नाम चेंज हो गया, AT&T लैब है। तो उसने डिस्कवर किया था, इसको डेवलप किया था 1950 में। उसके बाद से इसका यूज होने लगा। और फर्स्ट टाइम जो सोलर सेल है, उसको यूज किया था स्पेस सैटेलाइट के लिए 1960s के टाइम पे, मतलब 68 के अराउंड किया था। उसमें नासा ने यूज किया था इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, ये उसी टाइम हुआ था। और उसके बाद से इसका जो यूज है वो बढ़ता गया था। जैसे उसके बाद से 1980 आते आते इसका जो यूज है वो कैलकुलेटर में होने लग गया और वॉचेज में होने लग गया, और धीरे धीरे इसका यूज होने लग गया। और 2000 आते आते, मतलब 1990 के बाद से, इसको सोलर सेल से घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का और उस पर्पज़ के लिए भी इसका होने लग गया। मतलब ये जो इसका यूज़ है वो एक सैटेलाइट से शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे जो अलग अलग इक्विपमेंट जैसे कैलकुलेटर, घड़ी वगैरह, इनसे होते हुए घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी और फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए शुरू हो गया। अब फोटोवोल्टिक सेल के बारे में अगर हम बात करें कि ये किस तरह से बना होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो फोटोवोल्टिक सेल को हम एक सोलर सेल बोलते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, सोलर सेल इसको बोलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? ये एक सेमीकंडक्टर का कंपोजिशन होता है। सेमीकंडक्टर का कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसमें सेमीकंडक्टर होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपको पता है सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो सोलर सेल है, ये इन सेमीकंडक्टर का कंपोजिशन होता है। जो क्या करता है, जो फोटोन एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी मतलब कि जो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है, उसको ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर होता है, अब इस सेमीकंडक्टर में क्या यूज किया जाता है? जो सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन को यूज किया जाता है हमें सेमीकंडक्टर के लिए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, जो ये है एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये है एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, वो कैसे बनाया जाता है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है डोपिंग से। मतलब कि बोरोन जो है, बोरोन की डोपिंग करके। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। मतलब कि उसके अंदर हम जो जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, सिलिकॉन के अंदर हम अगर बोरोन उसमें इंजेक्ट कर देंगे, तो उसमें मतलब वो इम्प्योरिटी ऐड होगी। उसकी वजह से वो क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है। देखिए, सेमीकंडक्टर क्या है, एक्चुअल में कंडक्टर नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करें तो उसके बाद में वो कंडक्टिव हो जाता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऐसे ही हम सेमीकंडक्टर में अलग अलग डोपिंग करते हैं, और उसी डोपिंग के आधार पर उसको टाइप दिया गया है। अगर आपने कोई पी टाइप की डोपिंग करी है तो उसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जिस अगर आपने एन टाइप की डोपिंग करी तो उसको बोलेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि आपका जो इसमें जो चार्ज कैरियर्स है वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर होंगे चार्ज कैरियर्स, होल्स। ठीक है। तो ये उसमें डोपिंग होता है। अब एन टाइप की डोपिंग की बात करें, पी टाइप के लिए तो हम बोरोन की डोपिंग करते हैं, और एन टाइप वाला जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम डोपिंग करते हैं फॉस्फोरस की। तो ये दो तरह की डोपिंग की जाती है। और फिर ये जो दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर बन गए आपके पी टाइप और एन टाइप के, उसको
दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है और फिर उससे बनता है एक पीवी सेल, जो इस तरह से ज्वाइन किया जाता है, जिसमें जो हमारा सेमीकंडक्टर जो अपना पीवी सेल है, जो फोटोवोल्टिक सेल है, उसमें टॉप पे होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और नीचे की तरफ हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको बात बताऊं कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी जो डोपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो डोपिंग होती है वो कम होती है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, मतलब वो पतला होता है, उसकी थिकनेस कम होती है, थिन लेयर होती है इसकी। और जो आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर पी टाइप एन टाइप की सेमीकंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो जो हमारी इंसिडेंट लाइट गिर रही है वो इंसिडेंट लाइट हमारे पीएन जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी। पीएन जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ पे जुड़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो थिकनेस है उसको हम कम रखते हैं ताकि जो इंसिडेंट लाइट है वो जंक्शन तक जा सके। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एन टाइप की डोपिंग हम ज़्यादा रखते हैं और पी टाइप की कम रखते हैं। इससे क्या होता है कि ऐसा रखने से हमारा जो डिप्लेशन लेयर जो बनेगा, डिप्लेशन रीजन जो बनेगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा मैं आपको आगे वर्किंग में समझाता हूँ, जब वर्किंग है, वर्किंग के बारे में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। और इसके अंदर जो वर्किंग है, अब वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग किस तरह से होती है, यहाँ पे आपको एक ब्रीफ सा पूरा समझा देता हूँ मैं, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। देखिए, ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि आपका जो फोटोवोल्टिक सेल है उसको हम सोलर सेल बोलते हैं। अब सोलर सेल बोलने का मतलब आपको समझ गया कि ये सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी से इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती, इसलिए इसको हम सोलर सेल भी बोलते हैं। अब जो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको हम पतला रखते हैं ताकि जो फोटोन एनर्जी है वो हमारे पीएन जंक्शन तक पहुंच सके। मतलब कि पीएन जंक्शन आपका बनेगा ये जो है इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। अब क्या होता है कि जब भी सेमीकंडक्टर जो होते हैं, हम पी और एन जंक्शन बनता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो पी और एन जंक्शन में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप में क्या होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं, होल्स जो होते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब ये जहाँ पे दोनों ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो प्लस चार्ज है और इसका माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके, कंबाइन होके यहाँ पे एक रीजन बना देंगे, और ये दोनों जब ज्वाइन हो जाएंगे तो ये एक चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बन जाएंगे। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बना देंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और ये जब रीजन बन जाएगा तो ये रीजन कहलाएगा हमारा डिप्लेशन रीजन, इसको हम डिप्लेशन रीजन बोलेंगे। और इसका एक स्पेसिफिक वोल्टेज रहेगा, जो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका जो दूसरे चार्ज कैरियर से उनको फिर ये कंबाइन नहीं होने देगा, उनको फिर कंबाइन नहीं होने देगा, सिर्फ इसी के अंदर का होएगा। जो इसके पास पास वाले जो जो आपको पीएन जंक्शन था उसके पास वाले के ही होंगे, उससे जो दूर वाले हैं उनको ये कंबाइन नहीं होने देगा। मतलब कि बाकी के चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो एज इट इज अपने पोजीशन पे रहेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर जो है, जैसे ये फोटोन एनर्जी, मतलब कि जो लाइट गिरेगी, तो लाइट गिरने से क्या होगा, लाइट गिरने से ये होगा कि आपकी जो ये डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जो बने वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग होने से क्या होगा, जैसे इसके ऊपर जो फोटोन, जैसे इसके ऊपर जो फोटोन एनर्जी जो गिरेगी, तो उस एनर्जी की वजह से ये अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, जो आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इसको इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ मूव कराएगा, और जो होल्स है वो उसको दूसरी तरफ भेजेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस फील्ड से निकल के, यहाँ से निकल के, और बाहर किसी एक जो रास्ता उसको मिलेगा जो कंडक्टर है उससे मूव होता हुआ, यहाँ से ऐसे होता हुआ, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस जगह पे आ जाएगा, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। तो
तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि उसको फोटोन एनर्जी मिलती रहेगी, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब हम बात करें सोलर पैनल की मेकिंग की, सोलर पैनल किस तरह से बनता है, उसके बारे में अगर जानेंगे तो आपने देखा होगा कि सोलर पैनल जो होता है उसमें कुछ 5-6 आइटम मेन होता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोलर सेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि सोलर सेल क्या होता है, उसका वर्किंग किस तरह से होता है, किस तरह से बना होता है, क्या है उसका बेसिक प्रिंसिपल, क्या उसके बारे में आपने देख लिया है। अब हम बात करें सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल में देखिए सबसे बाहर जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम फ्रेम, जो होती है वो एल्यूमिनियम फ्रेम होती है, ताकि उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। फिर उसके ऊपर जो सबसे टॉप पे होती है वो होता है आपका टेम्पर्ड ग्लास, जो उसको प्रोटेक्शन देगा कोई टूट फूट होने से। मतलब कि टेम्पर्ड ग्लास रहेगा तो उसकी जो शीट रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। जैसे हम अपने मोबाइल में भी एक टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तो वो उसकी स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही सोलर सेल के प्रोटेक्शन के लिए ये टेम्पर्ड ग्लास रहती है। फिर आपका एक EVA एनकैप्सुलेट होता है, जिसके अंदर जो मतलब ऊपर और बाहर दोनों की तरफ होता है। मतलब से जो आपका सोलर सेल है उसके टॉप पे भी होगा, उसके बॉटम पे भी होगा, मतलब कि ये और ये दोनों तरफ रहेगा आपका, और ये इन दोनों के बीच में आपका सोलर सेल एनकैप्सुलेट होता है इस शीट के अंदर, EVA शीट के अंदर। और सबसे जो बॉटम रहेगा सबसे नीचे आपकी रहेगी बैक शीट, जिसपे ये पूरा रखा जाएगा, और एक जंक्शन बॉक्स लगा होगा। उसमें क्या होगा कि ये आपके जितने भी सोलर सेल है, ये सोलर सेल सारे ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो उन सबसे जो आपका जो वायर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो होगा, वो इस जंक्शन बॉक्स में ऐसे आके जुड़ेगा, और यहाँ से फिर आपकी जहाँ पे भी आपको सप्लाई देना है, यहाँ से आप कनेक्ट करके, एक पॉजिटिव वायर रहेगा, एक नेगेटिव वायर रहेगा, और उसको आप सीधा कनेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से इसकी मेकिंग होती है। अब हम बात करें सोलर फोटोवोल्टिक सेल के कुछ कैसे क्या क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वो एक सेल होता है, जो एक पार्ट जो होता है आपके पूरे मॉड्यूल का, उसको हम बोलते हैं एक सेल, उसको बोलते हैं हम सेल। अभी क्या होता है कि ये जो सेल होता है इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये सेल बनने के बाद इसका जो वोल्टेज रहता है वो 0.5 से 0.9 वोल्ट के बीच में रहता है, और इसकी जो करंट रहती है वो 8 एम्पियर तक रहती है। अभी क्या कर लेते हैं, अभी इन जो सेल को एक सीरीज में जोड़ दिया जाता है ऐसे, ये पूरा एक सीरीज में इसको ऐसे ऐसे लगा के, जैसे ये मॉड्यूल है इसमें इसको पूरे को जोड़ दिया। जैसे ये 40 सेल का मॉड्यूल है, मतलब ये टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सॉरी 40 नहीं 36 सेल का मॉड्यूल है। 36 72 इस तरह से होता है, 36 72, कोई 60 का मॉड्यूल होता है, 72 कोई 144 का होता है, कोई 120 का होता है, इस तरह से अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो ये 36 सेल का मॉड्यूल है, इसको इस तरह से जोड़ दिया है, और ये जो मॉड्यूल को जोड़ा है इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग बोलेंगे, और यहाँ से ही इसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सोलर सेल को आपने सीरीज में जोड़ दिया, इसको बोलेंगे हम एक स्ट्रिंग बना के इसको जोड़ दिया, और इन सब का जो कंबाइन होने के बाद आपका एक मॉड्यूल बनता है। अब ये मॉड्यूल जब जोड़ देंगे हम इसको, तो इसमें 36 है, तो 36 इंटू 0.5 करेंगे तो इसका हो जाएगा अराउंड 18 वोल्ट, ठीक है, मैक्सिमम। और जो करंट रहेगा सीरीज में, हमें पता है कि करंट आपका सेम रहता है, तो इससे लगभग बन जाएगा आपका ये 150 वाट के अराउंड का सोलर मॉड्यूल एक डिजाइन हो जाएगा। वो आपकी कितनी पावर कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर कितने रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो पावर साइज वो डिसाइड होता है। अभी क्या होता है कि आपके जो मॉड्यूल है उनको अगर हम अलग अलग सीरीज में या पैरेलल में जिस भी तरह से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एरे। जो आपको मॉड्यूल है उसको हमने जैसे एक स्पेसिफिक वोल्टेज या स्पेसिफिक करंट बनाने के लिए हमने उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे सोलर एरे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोलर एरे। अभी जो ये एरे है इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में करता है, कभी इसको पैरेलल में किया जाता है, कभी सीरीज में किया जाता है, कभी सीरीज प्लस पैरेलल किया जाता है, ये अलग अलग इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो उस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है, सबका अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरीज पैरेलल, तो उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। वो डिपेंड करता है आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना वोल्टेज चाहिए, आपको कितना करंट तो क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वर्टर की साइजिंग के ऊपर, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे, डिजाइनिंग के ऊपर जब जाएंगे हम,
कि प्लांट का डिजाइनिंग कैसे किया जाता है सोलर प्लांट का, तो उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स के बारे में। तो सोलर पैनल्स मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं जो इस तरह से दिखाई देते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलिन, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलिन और तीसरा होता है थिन फिल्म अमोर्फस। देखिए, मोनोक्रिस्टलिन की बात करें तो मोनोक्रिस्टलिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला जो है वो पैनल है। सबसे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी रहती है। इसकी एफिशिएंसी मतलब अराउंड 22% है। जो भी इन तीनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी एफिशिएंसी 15 to 22% होती है। अब ये और ये दोनों पैनल, अब इसमें इसका मतलब मोनोक्रिस्टलिन है, इसका मतलब है पॉलीक्रिस्टलिन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पॉलीक्रिस्टलिन क्या होता है, जब सिलिकॉन वेफर जब बनता है तो उसकी डायरेक्ट चिप्स बना दी जाती है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलिन, जिसमें एक से ज़्यादा सिलिकॉन एटम्स होते हैं। लेकिन अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मोनोक्रिस्टलिन की, तो ये भी सिलिकॉन का ही बना होता है, लेकिन इसके अंदर जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है वो सिंगल क्रिस्टल होता है और ये थोड़ा ज़्यादा फाइन होता है। इसको ये पॉलीक्रिस्टलिन के बाद जो क्रिस्टल बनता है सिलिकॉन का, उससे भी ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद तो ये थोड़ा और फाइन बनता है, और उसके बाद जो सिलिकॉन बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलिन। तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इसकी वो जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्योर होता है। अब हम बात करें कॉस्ट के बारे में, तो हमने बात कर लिया, एफिशिएंसी के बारे में बात कर लिया। पॉलीक्रिस्टलिन की जो एफिशिएंसी होती है 15 to 70% के बीच में रहती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो मोनोक्रिस्टलिन से थोड़ी सी चिपर रहती है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलिन कम है। अब हम बात करते हैं थिन फिल्म अमोर्फस सिलिकॉन पैनल की। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 to 7% ही होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। अब ये वाले जो यूज़ किए जाते हैं वो ये मेनली कैलकुलेटर और जो वॉचेस जो रहती है, जो सोलर बेस्ड जो रहती है उनके अंदर यूज़ किया जाता है, या छोटे छोटे जो खिलौने वगैरह जो आते हैं उनके अंदर ये वाला यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है और थिन होता है, तो इसका जो मॉडिफिकेशन करना आसान रहता है और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। तो ये कुछ मेन 3 प्रकार के सोलर पैनल है। और भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे पर्क, जो मोनो पर्क बोलते हैं, PARC टेक्नोलॉजी जो आई है, वो इसी के अंदर थोड़ा एक एडवांस्ड वर्जन है। तो उसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे बेसिक्स जो रहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम कुछ नए मटेरियल्स की भी बात करें कि नए नए मटेरियल क्या क्या आ रहे हैं जो सिलिकॉन के अलावा जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो एक CIGS जो है, CIGS बेस्ड होता है, जिसका मतलब C का मतलब कॉपर, I का मतलब इंडियम, G का मतलब गैलियम और S का मतलब सेलेनियम होता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी अच्छी होती है, ये भी 22% एफिशिएंट होता है, और क्लाउडी कंडीशन में इसका जो आउटपुट होता है वो क्लाउडी कंडीशन में अच्छा रहता है। अब हम गैलियम आर्सेनाइड की भी बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड सेल भी रहता है, तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, 29% होती है। फिर हम बात करें कैडमियम टेल्यूराइड की, तो इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, 22% और थिन फिल्म होता है, और ये सबसे ज़्यादा नॉन सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जो जो मार्केट में जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, मतलब कि इसका इंस्टॉलेशन हो गया है, तो सबसे ज़्यादा जो नॉन सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल जो है वो सबसे ज़्यादा कैडमियम टेल्यूराइड वाले यूज़ हो रहे हैं। फिर हम बात करें, एक डाई सेंसिटाइज्ड सेल आता है जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और फ्लेक्सिबल थोड़े ज़्यादा होते हैं, और उसकी एफिशिएंसी 22% होती है। ये भी कुछ नए मटेरियल से बना हुआ। और एक आता है मल्टी जंक्शन सेल, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, इन फ्यूचर में ये शायद मार्केट में आएगा। इस तरह के ये जितने भी सोलर पैनल है इनको मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी उस फेज में पहुंचे नहीं है कि अगर हम इसका सीधा अगर इसको मार्केट में उतारा जाए तो अभी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम जो पुराने वाले हैं मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन वगैरह, तो सबसे पहले क्या था, पॉलीक्रिस्टलिन जो आता था हमारा, उसकी कॉस्ट सबसे कम होती थी। उसकी उसकी कॉस्ट सबसे कम इसलिए होती थी क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज अमाउंट में थी। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो मोनोक्रिस्टलिन जो सोलर पैनल है उसकी कॉस्ट भी थोड़ी डाउन हो रही है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। एक 2016 या 17 से पहले जो पॉलीक्रिस्टलिन बेस्ड सोलर पैनल थे वो सबसे ज़्यादा रेशियो में थे, सबसे ज़्यादा वही बिकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मोनोक्रिस्टलिन जो सोलर पैनल है वो ज़्यादा बिकने लग गए। PARC जो नई टेक्नोलॉजी आ गई पर्क बेस्ड, वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में
उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो अभी उनका रेशियो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे इनकी कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट डाउन होगी, और उसके बाद में आपको ये इंडस्ट्रीज़ में या अलग अलग जगह पे यूज़ करने को देखने मिलेंगे। फिर हम बात करें मल्टी जंक्शन की, तो मल्टी जंक्शन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ये जो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है, और उसके अंदर क्या होता है कि मल्टी जंक्शन में अलग अलग वेराइटी के मटेरियल यूज़ किए और मल्टी जंक्शन बनाए गए, तो इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई। ये जो आने में इनको जो हमारे इंडस्ट्री में आने में इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये अराउंड 1 से 2 डेकेड्स इसको लग जाएंगे आने में। तो ये कुछ मेन सोलर पैनल के बारे में टाइप्स से किस किस के बने होते हैं और किस तरह से क्या है, उसके बाद अभी हमने पूरा क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक एफिशिएंसी की। देखिए जितने भी सोलर पैनल है वो एफिशिएंसी के ऊपर उसको परचेज किया जाता है कि इसकी कितनी, किसकी एफिशिएंसी क्या है। अब हम बात करें अब ये एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसके अंदर इनपुट कितना जा रहा है और उसका आउटपुट कितना जा रहा है। मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि आपका जितना पावर का आउटपुट है उससे आउटपुट कितना मिल रहा है और उसमें इनपुट कितना आप दे रहे हो, तो उन दोनों का ही रेशियो होता है। तो अब हम इनपुट की बात करें तो इनपुट का मतलब क्या हुआ। देखिए जो भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी है, सोलर फोटोवोल्टिक पावर पैनल या जितने भी है, उनकी एफिशिएंसी एक कंडीशन के ऊपर, एक टेस्टिंग कंडीशन के ऊपर देखी जाती है। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, एसटीसी उसका नाम दिया जाता है। अब सोलर पैनल की एसटीसी क्या है। सोलर पैनल की एसटीसी की आपका एयर मास 1.5 होना चाहिए, सन पावर वहाँ पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो ये एक लैब में इस कंडीशन पे जो सोलर पैनल है उसका इनपुट दिया जाता है, और फिर उसका आउटपुट चेक किया जाता है कि उसका आउटपुट कितना आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपका आएगा, जैसे उसका आउटपुट कुछ आया 350 वाट पावर जो आई है, और उसका जो इनपुट है वो अपना स्टैंडर्ड रहेगा 1000 वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इसका एफिशिएंसी रहा वो अराउंड हो गया 0.35, यानी कि 35% एफिशिएंसी इसका रह गया। तो इसके अकॉर्डिंग उसका डिसाइड किया जाता है, ये पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अभी आप देखते हैं जैसे आपने जो भी सुना होगा 350 वाट का सोलर मॉड्यूल, तो वो अराउंड अराउंड होते हैं 2 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि उसकी जो अपने नॉर्मली सोलर पैनल की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर के अराउंड होती है और लंबाई 2 मीटर के अराउंड होती है। तो उसका जो एरिया हो गया वो 2 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर कोई पैनल आपको जैसे मिल गया कि 410 वाट इसका आउटपुट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 410 अपॉन 410/2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पर मीटर निकालना है। 410/2 और अपॉन जो आपका है 1000 और इंटू 100 से ऐसे एफिशिएंसी निकलेगी। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 41/2, मतलब कि अराउंड अराउंड इसकी जो है एफिशिएंसी 20.5% एफिशिएंसी निकली। तो ये इसका जो एफिशिएंसी निकालने का जो कुछ बेसिक्स होता है उसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है और क्या होती है एफिशिएंसी, किस जो टेस्टिंग कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में उसको किया जाता है। अब हम सोलर पैनल जो सोलर मॉड्यूल जो होता है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस उस पर लिखे होते हैं कि उसके मेन मेन स्पेसिफिकेशंस क्या होता है। तो अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मेन मेन जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में अगर मेन बात करते हैं, ये 5 तरह के स्पेसिफिकेशन हर एक सोलर मॉड्यूल पे लिखेंगे, और ये 5 तरह के स्पेसिफिकेशन से आपको जो सोलर प्लांट डिजाइनिंग जो करना है आपको उसमें पूरी की पूरी मदद मिलेगी। अब ये 5 स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। पी मैक्स मतलब कि मैक्सिमम पावर, वी वी एम पी मतलब वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, करंट एट एक मैक्सिमम पावर, आई एम पी, फिर वी ओ सी वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, फिर आ गया आपका आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये क्या होता है, देखिए जो उसकी पावर जो मॉड्यूल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो वहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है। तो वो मैक्सिमम पावर को आप बोलते हैं पी एम एक्स, मतलब कि उसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आउटपुट पावर क्या है वो सोलर पैनल की, सोलर मॉड्यूल की, वो होती है इसकी पी मैक्स पावर। इसको हम बोलते हैं वाट पीक से भी इसको डिनोट किया जाता है कि उसकी वाट पीक पीक पावर क्या रहेगी। फिर हम बात करते हैं वी एम पी। वी एम पी का मतलब हुआ कि मैक्सिमम पावर पे उसका वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। जब आपकी मैक्सिमम पावर उससे निकल रही है तो उस टाइम पे उसका जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा। वैसे ही आई एम पी है, आई एम पी का मतलब क्या रहेगा कि उसका जो करंट है, करंट एट मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पावर पे उसकी करंट क्या रहेगी। तो वी एम पी का मतलब ये हुआ ना। पी मैक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब अब पी मैक्स इक्वल टू हो गया आपका वी एम पी इंटू
IMP। यही हुआ कि उस टाइम पे उसका क्या रहेगा। अब उसके बाद दो चीजें और बच गई है, VOC और ISC। VOC का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कि उसका जो सर्किट है अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो उसका जो मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा। और ISC का मतलब हुआ शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब कि अगर उसके आउटपुट को शॉर्ट कर दिया जाए दोनों टर्मिनल को तो उस टाइम पे मैक्सिमम करंट क्या रहेगी, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी जो स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। पावर जो मॉड्यूल है अपना सोलर मॉड्यूल, उसकी स्पेसिफिकेशन में इसको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं IV कर्व के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर कुछ जो आउटपुट है जो MPPT जो यूज़ की जा रही है आजकल, तो उसी के ऊपर उसका जो आउटपुट देखा जाता है और यही डिसाइड किया जाता है कि क्या इसका आउटपुट रहेगा। और ये IV कर्व जो है उसके अकॉर्डिंग हर एक पैनल की एक एक IV कर्व होती है, वो IV कर्व भी आपको उसमें दिखाई देगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका पावर देखा जाता है। देखिए आपने जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखे उसके अंदर IV कर्व जरूर देखा होगा, उसका करंट क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, किस टाइम पे क्या रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी एक अपनी IV कर्व है, वो इस तरह से है। इसकी जो IV कर्व है वो ये है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से ये जो IV कर्व है यही है इसकी IV कर्व, मतलब कि ये जो इधर शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी हाईएस्ट करंट उसकी शॉर्ट सर्किट करंट हुई और हाईएस्ट वोल्टेज जो हुआ इसका ओपन सर्किट वोल्टेज हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम IV कर्व तो आपको मिल गया कि इसका जो IV कर्व होगी उसको कुछ इस तरह से होगी कि जब शॉर्ट सर्किट करंट होगा तब इतना रहेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज इतना रहेगा, और इसकी जो IV कर्व होगी वो इस तरह से होगी कि इतने वोल्टेज पे इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट इतना होगा, इतने वोल्टेज पे इतना, जो भी है वो इस तरह से इसका रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी IV कर्व है इससे इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो किस जगह पर रहेगा। देखिए मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग इसका जो मैक्सिमम पावर की जो कर्व है, जो सोलर पैनल से जो पावर निकल रही है, जो पावर लाइन है, वो पावर लाइन ये यहाँ पे आपको इसे दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप देखें तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कुछ इस जगह पे है, मतलब इस जगह पे इसका मैक्सिमम पावर है। अगर हम इसको IV कर्व के ऊपर डिनोट करें तो ये जो मैक्सिमम पावर है वो कुछ आपका इस जगह पर आएगा, मतलब कि इस जगह पे जो रहेगा आपका Pmax रहेगा, इस जगह पे आपका Pmax रहेगा। और अगर इसको मैं इधर करंट साइड में ले जाऊं तो ये आपका इस जगह पे रहेगा आपका IMP, करंट एट मैक्सिमम पावर। और अगर इसको मैं इस जगह पे ले जाऊं तो यहाँ पे आपका रहेगा VMP, मतलब कि वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे है वो इसके जो मैक्सिमम पावर पे जो वोल्टेज रहेगा उसको हम बोलेंगे VMP, और मैक्सिमम पावर पे जो करंट रहेगा उसको हम बोलेंगे IMP। तो ये इस तरह से इसका कुछ कर्व होता है, उसको इस तरह से स्टडी किया जाता है और इसी कर्व के आधार पे जो एक MPPT है उसको डिज़ाइन किया गया। तो वो ये हमेशा ये इंश्योर करेगा कि आपका जो मैक्सिमम पावर है वो हमेशा निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं हम MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रेकर। और इसी पॉइंट को ट्रैक करता है कि आपका मैक्सिमम पावर वोल्टेज और क्या करंट और क्या वोल्टेज रहने पे आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम पावर देगा। तो ये इसका पूरा फोटोवोल्टिक सेल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम पूरा पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।